Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to another biochemistry class. The topic that we are going to discuss today is about fatty acid breakdown, also termed as beta oxidation. We have already discussed about the biosynthesis of fatty acids. उसका link description में given है. अगर हम बात करें fatty acid breakdown की, तो this is the process that is responsible for the oxidation of long chain as well as the short chain fatty acids. ठीक है, और उसमें उस फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए के डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, आपको पता ही है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए इज अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल दैट इज लिंक्ड विद कोएंजाइम ए, और फिर ये एंटर हो सकता है क्रेब साइकिल में, और क्रेब साइकिल को ये रन करके हमारे पास हमें एटीपी भी दे सकता है, एफएडीएच भी दे सकता है और एनएडीएच2 भी दे सकता है. ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन की वजह से ही एफएडीएच2 के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं और एनएडीएच2 के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं. ठीक है, और ये दोनों जो हैं ये रिड्यूस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं विच कैन गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और साथ में प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है. ठीक है, और उसी की वजह से फिर हमारे पास एटीपी सिंथेसिस हो रही होती है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे अभी. ठीक है, तो ओवरऑल फैटी एसिड ब्रेकडाउन इज द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी फैटी एसिड्स. ठीक है, और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है? तो ये प्रोसेस हो रहा होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और यहीं पर एक हमारे पास इशू उठता है कि जो बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स हो रही होती है, जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन दी साइटोसोल ऑफ द सेल. ठीक है, तो दो फैटी एसिड्स need to be activated as well as transported into the matrix of the mitochondria. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि उनकी एक्टिवेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है और उनकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, और एक्टिवेशन और ट्रांसपोर्टेशन के पाथवेज क्या होते हैं. अगर हम बात करें एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स की, तो फैटी एसिड की एक्टिवेशन होती है कि हम फैटी एसिड्स को लिंक कर देते हैं विद अ कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल. ठीक है, तो वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं और फिर अगले रिएक्शंस को कैटेलाइज कर सकते हैं. ठीक है, उसके लिए हमारे पास जो एंजाइम है दैट इज टर्म्ड एज एसाइल को ए सिंथेज. ठीक है, दिस इज द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट ऑन इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑन द साइटोसोलिक साइड. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइटोसोल वाली साइड है, नॉट द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाली साइड, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की, तो वहां पर ये मौजूद होता है. ठीक है, और ये क्या करता है, ये फैटी एसिड को अटैच कर देता है विद कोएंजाइम ए यूजिंग एटीपी. ठीक है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास फैटी एसाइल को ए या एसाइल कोएंजाइम ए बन जाता है. ठीक है, उसके अलावा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट. दिस पायरोफॉस्फेट कैन देन फर्दर बी कन्वर्टेड इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ठीक है, तो ओवरऑल जो एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स है वो कंज्यूम करती है 2 ATPs. कि जो हमारे पास एटीपी के दोनों जो फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हैं वो हमारे पास उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हम कंसिडर करते हैं कि एक एक्टिवेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड कंज्यूम्स 2 ATP मॉलिक्यूल्स. ये आपने याद रखना है, क्योंकि हम जब एनर्जी यील्ड देखेंगे तो वहाँ पे हम ये दोनों एटीपीज वहाँ से माइनस कर देंगे. ठीक है, एज वेल एज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैटी एसिड इज कंसर्न, जिसका हमने बात की कि वो साइटोसोल में मौजूद हैं और हमने अब उनको ट्रांसपोर्ट करना है इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, तो उसमें आपने ये देखना है कि जो वो वाले फैटी एसिड जिनके अंदर 12 या उससे कम जो कार्बन होते हैं, तो वो इजीली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करके यहाँ से, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से उनका पाथवे बनाऊँ, तो वो कुछ इजीली 12 कार्बन वाले या उससे कम कार्बन वाले इजीली यहाँ से डिफ्यूज करके जा सकते हैं इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ये मैट्रिक्स है. ठीक है, एंड दिस वन इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ठीक है, और यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है, और जो हमारे पास फैटी एसिड्स होते हैं विथ 14 और मोर कार्बन एटम्स, ठीक है, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है दैट इज टर्म्ड एज कार्निटीन शटल सिस्टम. ठीक है, कार्निटीन शटल सिस्टम कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि 14 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन वाले फैटी एसिड्स को फिर ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, तो अब आपने देखना है कि अब हम देखेंगे ये सारे प्रोसेसेस क्या हो रहा होता है. सबसे पहले तो एसाइल को ए सिंथेज उसी तरह से आउटर मेम्ब्रेन में जैसे ही फैटी एसिड आएगा तो उसको वो ट्रांसफर कर देता है या उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ एसाइल को ए. ठीक है, अब ये एसाइल को ए रिएक्ट करता है विद अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्निटीन. अब ये कार्निटीन क्या है, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन जो है वो क्वाटर्नरी, आप कह सकते हैं क्वाटर्नरी अम्यूनियम अमोनियम कंपाउंड है. ठीक है, कि एक नाइट्रोजन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, और इसका काम क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, अब क्या हुआ कि एसाइल को ए को हम रिएक्ट करते हैं
with carnitine using an enzyme that is termed as carnitine acyl transferase 1। ठीक है, और ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाली साइड पे ये वाला एंजाइम जो आपको नजर आ रहा है वो मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एसाइल को ए के साथ कार्निटीन को अटैच कर देगा, कोएंजाइम ए को यहाँ से रिलीज कर देगा। ये कोएंजाइम ए यहाँ से रिलीज हो गया, उसके रिजल्ट में हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज टर्म्ड एज एसाइल कार्निटीन। ठीक है, अब ये एसाइल कार्निटीन इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ये जो पिंक नजर आ रहा है, ठीक है, एसाइल कार्निटीन कार्निटीन ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, उसके थ्रू इस कार्निटीन को, एसाइल कार्निटीन को अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और वहां से एक कार्निटीन मॉलिक्यूल को बाहर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही एसाइल कार्निटीन मैट्रिक्स में पहुंच जाता है तो दूसरा कार्निटीन एसाइल ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम जो है वो इसके ऊपर एक्ट करता है। अब वो क्या करता है कि वो कोएंजाइम ए को इसके साथ ट्रैक करवाता है और एसाइल कोएंजाइम ए बना देता है। ठीक है, और कार्निटीन के मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है और वो कार्निटीन मॉलिक्यूल फिर यहाँ से बाहर आ जाता है और ये प्रोसेस इस तरह से फिर चलता रहता है। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज कार्निटीन शटल सिस्टम। Once the fatty acids have been transported inside the matrix of the mitochondria, they can be acted upon by the enzymes of the beta oxidation pathway। ठीक है, और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड जिनके अंदर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वो किस तरह से बीटा ऑक्सीडाइज होते हैं या उनकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें हम रिमूवल करते हैं दो दो कार्बन का सक्सेसिवली। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन इसीलिए कहा जाता है कि हमारे पास जो बीटा कार्बन है वहाँ से पीछे जो बॉन्ड होता है उसको हम क्लीव कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम अभी देखते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसे कंपाउंड की बात करें एसाइल को, जिस तरह हमने अपना मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर लिया इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ अ कोएंजाइम ए थायोएस्टर एसाइल को ए, फॉर एग्जांपल जिसका स्ट्रक्चर हो सकता है आर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एस कोए। तो ये एसाइल को एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम इसके बॉन्ड्स की नंबरिंग कर दें तो दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, दिस वन इज कार्बन नंबर 3। ठीक है, और अगर हम अल्फा बीटा में करें तो आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप के साइड पे जो कार्बन होता है बिल्कुल, तो उसको कहा जाता है अल्फा कार्बन, एंड दिस वन इज बीटा कार्बन, और फिर आगे आपको पता ही है कि अल्फा बीटा एंड गैमा और फिर इस तरह से डेल्टा एप्सिलॉन कार्बन होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पता होना चाहिए अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे होता है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, दैट इज द स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन का स्टेप होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजनेशन का स्टेप होता है कि एसाइल को एंजाइम ए जो है इसके कार्बन नंबर 2 और 3 के ऊपर हम डबल बॉन्ड को क्रिएट करते हैं विद द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स, वन फ्रॉम दिस कार्बन वन फ्रॉम दिस कार्बन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ यूँ होता है कि FAD उन दो हाइड्रोजन एटम्स को रिसीव कर लेता है और इट गेट्स रिड्यूस इनटू FADH2। ठीक है, और हमारे पास जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है दैट इज टर्म्ड एज ट्रांस, क्योंकि जो कार्बन जहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट हुआ है वहाँ पे जो पोजीशन है वो ट्रांस है, सिस नहीं है। ठीक है, और ट्रांस डेल्टा 2 कार्बन जहाँ पे इनका डबल बॉन्ड जहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुआ है वो सेकंड कार्बन है। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल बना वो बना है एनॉइल कोएंजाइम ए। कुछ स्ट्रक्चर मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। स्ट्रक्चर होगा RCH2C, यहाँ पे H यहाँ पे लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड आ गया, C H के ट्रांस है। ठीक है, फिर C डबल बॉन्ड OS कोएंजाइम ए वैसे ही। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये कार्बन नंबर सेकंड और थर्ड या अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर हमने डबल बॉन्ड इनकॉर्पोरेट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है दैट इज टर्म्ड एज एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, सेकेंड और थर्ड कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करके FAD के ऊपर अटैच कर देता है, FADH2 में कन्वर्ट कर देता है उसको, और एसाइल को ए को ट्रांस डेल्टा 2 एनाइल को एंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज द स्टेप ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। हम इसी डबल बॉन्ड के अक्रॉस वाटर को ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन एक साइड पे, OH वाटर का दूसरे कार्बन के ऊपर। ठीक है, और आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट में जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, और हम वाटर को ऐड कर रहे हैं यूजिंग दी एंजाइम दैट इज टर्म्ड एज एनॉइल को ए हाइड्रेटेस, एनॉइल को ए
हाइड्राटेज। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी कंपाउंड के ऊपर RCH2CH, ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, CH, H2 आप कह सकते हो, C डबल बॉन्ड O, S को A। हमने क्या किया, वाटर को ऐड करके ट्रांस डेल्टा 2 एनाइल को A को हमने इस कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम होता है L3 हाइड्रोक्सी एसाइल को ए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH अटैच है। ठीक है, लेकिन ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है उसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारे पास OH अटैच है, इसीलिए हम इसको L स्टीरियो आइसोमर का नाम देंगे। राइट पे होता तो हम इसको D स्टीरियो आइसोमर का नाम देते। ठीक है, तो ये जैसे ही कंपाउंड बनता है तो इसके ऊपर हम दोबारा से एक और प्रोसेस करते हैं, या वही पिछले वाला स्टेप करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन का स्टेप। दोबारा से हम यहाँ से हाइड्रोजन आइंस को या हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, और इस मतलब हम कहाँ से हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेंगे, तो ये थर्ड कार्बन के ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम्स को इससे रिमूव करेंगे। जो रिसीविंग एंड पे मॉलिक्यूल होगा वो NAD होगा, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा NADH प्लस H पॉजिटिव के अंदर। और ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो आप देखोगे कि RCH2C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, S को A। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। अब हमने क्या किया है कि हमने जैसा बॉन्ड हमारे पास कार्बन नंबर 1 के ऊपर था, वही वाला बॉन्ड हमने कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो है वो एक कीटोनिक फॉर्म के अंदर बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने जब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्रिएट कर दिया है तो हम पहले और दूसरे कार्बन को इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप का प्रोसेस ही या पूरा मकसद ये था कि यहाँ से हमने ये वाला स्टेप करना था। ठीक है, और दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज, क्योंकि हमारे पास थर्ड कार्बन के ऊपर वो कंपाउंड या जो कीटो ग्रुप मौजूद है, तो 3 या बीटा कीटो एसाइल को ए इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो अंदर एंजाइम एंजाइम इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन वाला एंजाइम है, तो उसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को ए डिहाइड्रोजिनेज का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप होता है दैट इज द स्टेप ऑफ थायोलाइसिस। थायोलाइसिस, जिस तरह हाइड्रोलाइसिस होते हैं उसी तरह से वाटर को ऐड करके हमने तोड़ना होता है मॉलिक्यूल को। हम यहाँ पे जो थायो बाड है या सल्फर सल्फर और हाइड्रोजन बाड जो थायोल बाड होता है वो इनकॉर्पोरेट करके मॉलिक्यूल को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो थायोलाइसिस में हम क्या करते हैं कि हम एक और को एंजाइम ए मॉलिक्यूल जो है को ए एस एच यहाँ पे अटैक करवाते हैं। अब वो अटैक कहाँ पे करता है, तो वो यहाँ पे अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और वो को एंजाइम ए यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कुछ यूं होते हैं कि एक तो हमारे पास बन जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, वही वाला 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे पास ये फैटी एसाइल को ए बन जाएगा, लेकिन ये 2 कार्बन से शॉर्टेंड है। जिसमें अगर हम 14 कार्बन से लेके चले थे तो अब इसके अंदर 12 कार्बन है। ठीक है, तो अब हम आप रिपीट कर लेते हैं। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, FADH2 बनी, फिर वाटर को ऐड किया उसी डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, जो इस रिजल्ट में बना था, इस प्रोसेस के रिजल्ट में। और उसके बाद फिर हमने दोबारा से ऑक्सीडेशन की और फिर थायोलाइसिस कर ली। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स होते हैं, हर एक राउंड में ये 4 स्टेप्स चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 16 कार्बन वाले मॉलिक्यूल की बात करें तो उसमें 7 मरतबा ये वाले स्टेप्स चलेंगे। ठीक है, और 7 ही मरतबा हमें एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा, और 7 ही मरतबा हमें NADH2 में भी मिलेगा, और 7 ही मतलब हमें FADH2 भी मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी यील्ड की बात करें, फॉर एग्जांपल परमिटेट या परमिटिक एसिड जिसके अंदर 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, ये 16 कार्बन के लिए हम 7 राउंड ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास टोटल जो है वो 8 कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए के 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो हर राउंड के अंदर आपको पता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है और एक NADH2 बनता है और एक FADH2 बनता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 10 ATPs देता है। अब 10 ATPs कहाँ से आ गई, तो अगर हम उसकी कैलकुलेशन करें तो उसकी कैलकुलेशन कुछ यूं होगी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो हमें 3 NADH2 देता है। ठीक है,
और एक NADH2 हमें पता है कि वो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 2.5 ATP देता है, तो दे वुड बी इक्वल टू 7.5 ATP, ठीक है। और एक जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो हमें एक FADH2 देता है, उसका हमें पता है कि वो 1.5 ATP यील्ड करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में ये हमें एक ATP देता है। तो अब अगर हम इन सबको काउंट कर लें तो हमारे पास जो टोटल नंबर आएगा वो 10 ATP का आएगा, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए के बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पे बना था वो NADH2 बना था, जो कि 2.5 ATP के इक्वल होता है, और एक FADH2 बना, दैट इज इक्वल टू 1.5 ATP, ठीक है। तो ओवरऑल एक राउंड में हमारे पास 14 ATP बनते हैं। तो अगर आप 7 राउंड चलेंगे पाल्मिटिक एसिड या पाल्मिटेट के लिए तो दे वुड बी इक्वल टू 108 ATP। लेकिन आपको याद होगा, जब मैंने आपको बताया था, आपने ये बात याद रखनी है कि जब एक्टिवेशन के स्टेप थे उसमें 2 ATP यूटिलाइज हुए, ठीक है। तो उनको माइनस करके हमारे पास नेट गेन जो है वो 106 ATP पर पाल्मिटेट मालिक्यूल है। तो दिस वाज द प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसेज, या फिर आप कह सकते हैं क्लीवेज ऑफ 2 कार्बन मालिक्यूल from the fatty acids या saturated fatty acids, that is termed as beta oxidation. Thank you very much. Allah Hafiz.